अच्छा जी बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर जो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले आज हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से आपको थोड़ा फोकस करना है और हम जानते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग में थोड़ा लेट लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फर्दर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप डेली आपके लेक्चर्स में लिया करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंप्लेंट्स करते हैं कि सर इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ये थोड़ा टफ टाइम देते हैं, इसमें समटाइम्स स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स उसके स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स आ गए, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके लिए ये बहुत ही आसान बना के यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन पे फोकस कीजिएगा आज। अच्छा, इंट्रोडक्शन में बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहले चैप्टर में मैं ये बड़ी डिटेल से बात समझा चुका हूँ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है क्या। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आपको समझ आना पहले बड़ा जरूरी है। बायोकेमिस्ट्री है क्या, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, दो चीजों पर मैंने फोकस किया है। वो दो चीजें कौन सी है? केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर सुनिएगा, यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हैं। एक केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे बड़े दो माकूल अल्फाज में लिखे कि जो बेसिक नॉलेज है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए दो बातें लिखी है, एक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अब बायोकेमिस्ट्री के विदाउट आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ना एनाटॉमी पढ़ सकते हैं ना फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हैव केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे उनके अंदर आपको केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, बहुत अच्छी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। जस्ट लाइक कुछ का मैंने यहाँ पे तस्करा किया है, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, इसी तरह रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसकी हकीकत से। अच्छा, इसी तरह डाइजेशन और उसके साथ साथ इवन मसल कंस्ट्रक्शन, जितना कुछ भी है ये सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपको बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बायोकेमिस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस। दो नंबर का बाहर ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैंने डिस्कस की आपके साथ, कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बेसिक दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? एक ऑर्गेनिक के मॉडल आपने पढ़ा है वो होते हैं जिसमें CH बॉन्ड अवेलेबल होता है, और एक इनऑर्गेनिक में CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैंने दो पॉइंट लिखे, एक बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले दो कंपाउंड्स को कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बहुत बेसिक स्टेप लिखे, इनको बहुत अच्छे से आपने फोकस करना है। जैसे सबसे पहला है इनटेक ऑफ केमिकल्स। इनटेक ऑफ केमिकल्स का मतलब क्या है? बेसिकली केमिकल्स मीन बायोकेमिकल्स। हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है ना आपके पास, तो इस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल कब है? सर्वाइवल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी। अच्छा, कौन सी एबिलिटी? इनटेक मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ये तो भाई पक्की सी बात है कि जब तक वो अपने लिए अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल नहीं उठाता उसकी सर्वाइवल नहीं है। अब जैसे मैं आपके सामने, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट से अपने लिए मटेरियल ही ना उठाऊं, मैं खाना पीना छोड़ दूं, मैं वाटर मिनरल्स आए अगर कुछ भी इनटेक ना करूं, तो भैया मेरी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, मेरा मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। सबसे पहले बुनियादी बात। अच्छा, फिर कह रहे हैं दैट यूज these to make chemicals of living organism। अच्छा, इनटेक कर लेना बड़ी बात नहीं है, फिर उनको यूटिलाइज करके अपने लिए मटेरियल बनाना बेसिक बात है। जैसे मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे तस्करा किया है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज बायोकेमिकल्स, ठीक है, या यूटिलाइजेशन ऑफ दीज बायोकेमिकल्स। पहला मरहला क्या था कि आपने इनको इनटेक करना है, ठीक है।
कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करेगा अपनी बॉडी में इन सारे बायोकेमिकल्स को अपनी बॉडी में इनटेक करेगा। आफ्टर इनटेक खाने के बाद अब इनकी यूटिलाइजेशन का मरहला आता है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, टेकिंग न्यू मटीरियल एंड चेंजिंग दैट इनटू अ वैरायटी ऑफ वेज। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वैरायटी ऑफ वेज में हम बायोकेमिकल्स को अपनी बॉडी में उठाते हैं और उनसे फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने दो बातें हाईलाइट करके लिखी है। बिल्डिंग ऑफ सेल मटीरियल, सेल के लिए हम अच्छा खासा मटीरियल बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो क्या है, एक तो यानी मटीरियल को यूटिलाइज करके मैं सेल के लिए मटीरियल बिल्ड करूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने एनर्जी, उससे एनर्जी चलाऊंगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेटाबॉलिक रेट नहीं चलेगा। अच्छा, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि लाइफ डिपेंड्स अपॉन सीजलेस केमिकल एक्टिविटी। हमारी जो जिंदगी है ना, सीजलेस कभी बिना होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर है। यानी एवरी टाइम मेरी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एवरी टाइम मेरी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि दीज एक्टिविटीज आर मेंटेन, इनको मेंटेन कर सकते हैं आप हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपके लिए आसान बनाता हूँ कि जो बायोकेमिकल जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम टू टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ये तो बड़ी सिंपल सी टर्म्स है, आपने पहले बार बार पढ़ी है। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, मैं बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ पे रिव्यू कर दिया है कि एनाबॉलिज्म बेसिकली है क्या। 3 पॉइंट्स लिखे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सिंपल एंड स्मॉलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म। और भी आसान से मैं आपको बता देता हूँ कि यानी एनाबॉलिज्म वो चीज़ है जिसमें दो बातें हैं, सिंपल, ठीक है, एक सिंपल और दूसरा स्मॉलर, ये कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, एक लार्ज और दूसरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देंगे। यानी फिर सुनिएगा जरा कि यानी सिंपल और सादा ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपस में बाइंड होंगे, कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बिगर भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो अल्टीमेटली जब हमने छोटी चीज़ों को बाइंड करके कोई बड़ी चीज़ बनानी होती है, वी हैव टू यूज एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे एनर्जी नीडेड इन दिस रिएक्शन, तो पक्की बात है एनर्जी तो यूज होगी। अच्छा, एग्जांपल मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रखी है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें देखिए सिंपल और स्मॉलर ये मिलकर क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स और बिगर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मेरे पास सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे देखिए आगे जो ग्लूकोज बन रही है, ग्लूकोज क्या है, ये बिगर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी इज नीडेड, तो यहाँ पे भैया अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत इस्तेमाल होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली दिस इज द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इस रिएक्शन में अच्छी खासी सोलर एनर्जी यूज होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा कैटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, तो कैटा का मतलब ही है कि ब्रेक डाउन यानी टूटना। ये वो रिएक्शन है जिसमें कह रहा है कि यानी उल्टा आ जाएगा, टोटली बिगर और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट जाते हैं किसके अंदर, यानी एक स्मॉलर और दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। टोटली इसका इन्वर्स है, अगर उसमें एनर्जी नीडेड है तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अच्छा, उसकी एग्जांपल आपके पास फोटोसिंथेसिस और इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन आप टोटली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को उल्ट चला देंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन बन जाएगा। लेकिन संगीन गलती ना कीजिएगा, रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन इसकी मौजूदगी जरूरी है, ठीक है, और आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये बिगर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें टूट गए, सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। ये बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन भी पढ़ लिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब ये दोनों रिएक्शन कह रहा है कि दो हैंड विद इन हैंड, यानी यूँ ना एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर चलते हैं। यानी कैटाबॉलिज्म अकेली नहीं हो सकती, एनाबॉलिक रिएक्शन अकेला नहीं हो सकता। पक्की बात है, अगर कैटाबॉलिज्म हुई है अगले लम्हे एनाबॉलिज्म होगी, एनाबॉलिज्म हुई है अगले लम्हे कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, जिसमें इसका फायदा सेल को क्या मिलता है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, आप इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर।
इस सब को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि बोर्ड के पेपर में यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है। एक तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एंड टिपिक्स ऑफ मोटर्स। और सेकंडली ये कैबिन में ज़्यादा पूछेगा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अबाउट आप क्या जानते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे मोटर्स ऑफ वाटर से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।